सेंसेक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, 25,000 के पार फिर लौटा निफ्टी। टाटा मोटर्स जेएलआर साइबर अटैक से दबाव में। अदानी पावर को मिला 800 मेगावाट का ऑर्डर। 81 साल से लेरी एलिसन बने दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क ने छीना नंबर 1 का ताज। निकोबार प्रोजेक्ट 30 साल 72,000 करोड़ की लागत। क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? बंगला, बुलेट प्रूफ गाड़ी और जेट प्लस सुरक्षा। जानिए नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कितनी मिलेगी सैलरी और क्या होंगी सुविधाएं। आईटीआर फाइलिंग, फिजिकल ईयर 2024 और 25 नई डेडलाइन, बढ़ने की संभावना और लेट पेनल्टी पर भी बड़ी संभावना। यूएस फेड रेट का कट और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से आईटी शेयरों में तेजी। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा बने टॉप पिक्स। आप देख रहे हैं बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और हम आपके लिए लेकर आते हैं मार्केट की लेटेस्ट अपडेट। किस बिजनेस टाइकून ने क्या कह दिया, किसने कहा निवेश कर दिया, कौन कितना लॉस में रहा और कौन बना नंबर 1 बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री। शुरू करते हैं मार्केट से। सेंसेक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, 25,000 के पार फिर लौटा निफ्टी। टाटा मोटर्स जेएलआर साइबर अटैक से दबाव में रहे। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को हल्की बढ़त देखने को मिली है, जहां सेंसेक्स लगभग 50 अंकों की मजबूती के साथ 81,600 के करीब पहुंचा और निफ्टी 24,950 से कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि निफ्टी इंट्राडे में 25,000 के स्तर को पार कर चुका था, लेकिन इसे स्थायी रूप से पकड़ नहीं पाया गया। इस बीच जुपिटर वेगन्स का शेयर आज चमकदार प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि कंपनी को नए ऑर्डर मिले हैं, जिसके चलते इसमें 6% तक की तेजी दर्ज की गई है। वहीं टेगा इंडस्ट्रीज भी फोकस में रही, जिसने मौलिकॉप का अधिग्रहण किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सौदा लंबी अवधि में जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि विदेशी संचालन और इंटीग्रेशन की चुनौतियां सामने आएंगी। साथ ही कंपनी का शेयर पहले से ही ऊंचे वैल्यूएशंस पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर ओएफएसएस ने साफ किया है कि ओरेकल कॉर्प की अर्निंग्स का उसके बिजनेस और कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी बैंक 120 अंक पर गिरा, जबकि रुपया की शुरुआत भी कमजोर रही। आज बाजार की सबसे बड़ी सुर्खियों में टाटा मोटर्स शामिल है, जिसकी ब्रिटिश यूनिट जैगुआर लैंड रोवर जेएलआर साइबर हमले से प्रभावित हुई है। कंपनी ने कहा कि कुछ डेटा प्रभावित हुआ है और सिस्टम को लंबे समय तक बंद रखना पड़ेगा, जिससे बिक्री पर असर पड़ सकता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस साइबर अटैक से जेएलआर को रोजाना लगभग 5 मिलियन पाउंड का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में ब्लॉक डील देखने को मिली, जहां जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने करीब 6,256 करोड़ रुपए में 3.22 करोड़ शेयर बेचे हैं, जिन्हें एडीआईए, अमुंडी और गोल्डमैन सैच्स जैसे घरेलू और विदेशी निवेशकों ने खरीदा है। अदानी पावर को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट से अतिरिक्त 800 मेगावाट बिजली सप्लाई का ऑर्डर मिला है, जिससे कंपनी का स्टॉक मजबूती में है। वहीं अदानी पोर्ट्स को लेकर ब्रोकरेज हाउसेज सकारात्मक दिख रहे हैं। मैक्यूरी ने इसका टारगेट प्राइस 1,760 रुपए और जेफरीज ने 1,815 रुपए तक का बढ़ाया दिया है, क्योंकि कंपनी आने वाले वर्षों में 1 बिलियन टन कार्गो वॉल्यूम का लक्ष्य लेकर चल रही है और लग्जरिस्ट सेगमेंट्स में तेज ग्रोथ की संभावना है। तेल और गैस सेक्टर में सीएलएसए ने कहा कि जुलाई में गैस की मांग कमजोर रही, लेकिन दिल्ली में सीएनजी की बिक्री अगस्त में 27% बढ़ी है, जिससे आईजीएल के वॉल्यूम्स में सुधार का संकेत मिलता दिख रहा है। दूसरी तरफ नोमुरा ने जेएएल पर बाय रेटिंग दी है। 225 रुपए का टारगेट तय किया गया था। साथ ही उम्मीद जताई जा रही थी कि टैरिफ हाइक में कंपनी के मुनाफे में अगले वर्षों में बड़ा सुधार हो सकता है। वहीं टीसीएस को लेकर सीएलएसए का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अवसरों पर कंपनी की आय में नई बढ़ोतरी हो सकती है और हाल ही में इन्फोसिस के बायबैक के बाद टीसीएस पर भी इसी तरह के कदम उठाने का दबाव बन सकता है। कुल मिलाकर बाजार की चाल अब निफ्टी के 25,000 के स्तर को स्थायी रूप से पार करने लगी है, टिकी हुई है, जबकि बेकिंग, आईटी, ऑटो और अडानी ग्रुप के शेयर निवेशकों के लिए मुख्य फोकस बने हुए हैं। इसी के साथ अगली खबर पे बात करते हैं। 81 साल के लेरी एलिसन बने दुनिया के सबसे अमीर। एलन मस्क से पहला नंबर छीन लिया है। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर हुआ है। लंबे समय में नंबर 1 पायदान पर काबिज एलन मस्क अब पीछे छूट गए हैं और उनकी जगह 81 साल के टेक दिग्गज तथा ओरेकल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर लेरी एलिसन ने ले ली है। दरअसल ओरेकल के शानदार तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में रिकॉर्ड 41% की तेजी आई है, जिससे सिर्फ एक दिन में एलिसन की नेटवर्थ 101 अरब डॉलर यानी करीब 8.90 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इसके साथ ही उनकी कुल संपत्ति 393 अरब डॉलर पहुंच गई है। उन्होंने मस्क को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर इंसान का खिताब हासिल कर लिया है।
वहीं टेस्ला के शेयरों में आई गिरावट ने एलन मस्क की संपत्ति घटा दी है, जो अब 385 अरब डॉलर पर आ गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इतनी उम्र में भी लैरी एलिसन ओरेकल के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और इस ऐतिहासिक उछाल के साथ अरबपतियों की दुनिया में नया अध्याय लिखा जाएगा। निकोबार प्रोजेक्ट की बात करते हैं। 30 साल 72,000 करोड़ की लागत। क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। करीब 72,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है लागत वाला, ये प्रोजेक्ट नीति आयोग ने 2021 में प्रस्तावित किया था। इसके उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना और निकोबार ग्लोबल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की 30 साल की टाइमलाइन तय की गई है। परियोजना के तहत गैलेथिया में भी एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 3 से 4 लाख लोगों के लिए आधुनिक टाउनशिप बनाने की योजना की जा रही है। इससे रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स शामिल होंगे। साथ ही ग्रीन एनर्जी के लिए एक सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। अब तक की गैलेथिया को मेजर पोर्ट घोषित किया जा चुका है। टाउनशिप डेवलपमेंट के लिए पेड़ों की गिनती और कटाई का काम चल रहा है। पर्यावरणीय मंजूरी 2022 में मिल चुकी है और मॉनिटरिंग के लिए 80 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया है। कांग्रेस इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। सोनिया गांधी ने इसे आदिवासियों के अस्तित्व और इकोसिस्टम के लिए खतरा बताया। उनका कहना है कि यह विकास परियोजना स्थानीय समुदाय और जैव विविधता पर गंभीर असर डाल सकती है। वहीं भाजपा का कहना है कि निकोबार की स्थिति मलक्का स्ट्रेट के पास है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट भारत की नौसैनिक शक्ति और रणनीतिक हितों के लिए अनिवार्य है। इस तरह निकोबार प्रोजेक्ट विकास और पर्यावरण दोनों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगली खबर आपको बता देते हैं, बंगला बुलेट प्रूफ गाड़ी और जेड प्लस सुरक्षा। जानिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कितनी मिलेगी सैलरी और क्या क्या होंगी सुविधाएं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हराकर यह जीत हासिल की। मतदान में राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को केवल 300 ही वोट मिले हैं। यानी राधाकृष्णन ने 152 वोटों की बड़ी बढ़त से जीत को दर्ज किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें कितनी सैलरी और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल उपराष्ट्रपति को अलग से कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता। उन्हें राज्यसभा के सभापति की भूमिका निभाने के लिए वेतन और भत्ते मिलते हैं। इस हिसाब से सीपी राधाकृष्णन को हर महीने 4 लाख रुपए का वेतन मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें शानदार टाइप 8 सरकारी बंगला, सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी और जेड प्लस सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति को देश विदेश में भी फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही दैनिक भत्ते, पर्सनल स्टाफ और सीक्रेट की सुविधाएं भी मिलेगी। सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं ये सारी सुविधाएं। चिकित्सा सुविधाएं भी पूरी तरह मुफ्त रहेंगी। सबसे खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उन्हें सुविधाओं में कटौती नहीं करनी पड़ती। पूर्व उपराष्ट्रपति को आजीवन सुरक्षा, मेडिकल सुविधाएं और बंगला उपलब्ध कराया जाता है। वहीं उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो राज्यसभा के पूर्व सभापति की पेंशन के बराबर होता है। अगर किसी उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उनकी पत्नी को भी टाइप 7 बंगला और उन्हें अन्य आवश्यक सुविधाएं जीवन भर मिलती रहती हैं। इस तरह उपराष्ट्रपति का पद न केवल संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ ही मिलने वाली सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था इसे बेहद खास और प्रभावशाली भी बनाती हैं। अब मैं आपके काम की बात करता हूं। आईटीआर फाइलिंग फिजिकल ईयर 2024 से 25 की नई डेडलाइन बढ़ने की संभावना और लेट फाइलिंग पर पेनल्टी आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-2025 आकलन वर्ष 2025-2026 के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब जिन टैक्स पेयर्स का ऑडिट नहीं होता उनके लिए नया अंतिम दिन 15 सितंबर 2025 तय किया गया है। आमतौर पर यह डेडलाइन 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार आईटीआर फॉर्म्स और यूटिलिटी में बदलाव के कारण अतिरिक्त समय दिया गया है। किन लोगों पर लागू है नई डेडलाइन, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यह बड़ी समस्या सीमा नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स के लिए है, जिनमें शामिल है व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार HUFS, जिनकी आमदनी वेतन, पेंशन, मकान, पूंजीगत लाभ या अन्य स्रोतों से होती है। छोटे
कारोबारी और प्रोफेशनल्स जो धारा 44AD, 44ADA, 44AE के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चुनते हैं जिनका टर्नओवर ऑडिट सीमा से कम होता है, क्या डेडलाइन फिर से बढ़ेगी? फिलहाल आयकर विभाग की ओर से 15 सितंबर 2025 के बाद डेडलाइन बढ़ाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसलिए सलाह दी जाती है कि टैक्स पेयर समय रहते रिटर्न फाइल कर दें ताकि आखिरी समय की भीड़ और जुर्माने से बचा जा सके। ITR कैसे फाइल करें, मैं इसके बारे में बता देता हूं। incometax.government.in पर लॉगिन करें पैन, आधार और पासवर्ड से। ई फाइल, इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं, आकलन वर्ष 2025-2026 और सही ITR फॉर्म चुनें। सिस्टम में पहले से भरी जानकारी जैसे वेतन, TDS, बैंक ब्याज जांचें, अन्य आय कटौतियां जोड़ें, पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था चुनें और फाइनल सबमिशन करें। लेट फाइलिंग पर पेनल्टी, अगर कोई टैक्स पेयर 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करता तो 5,000 का जुर्माना देना होगा। अगर कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो जुर्माना सिर्फ 1,000 रहेगा। इसके अलावा बकाया टैक्स पर 1% मासिक ब्याज भी देना होगा। पिछले साल रिकॉर्ड 7.28 करोड़ ITR समय पर फाइल हुए थे। इस साल टैक्स पेयर्स को एक अतिरिक्त मौका मिला है, लेकिन अब आगे डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं। ऐसे में बेहतर होगा कि समय रहते ITR फाइल किया जाए ताकि किसी तरह की आर्थिक सजा और ब्याज से बचा जा सके। अब बात करते हैं US फेड रेट कट और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से IT शेयरों में तेजी। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा बने टॉप पिक्स। ऐसा क्यों, मैं बता देता हूं आपको। भारतीय IT शेयरों में इस समय जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी IT इंडेक्स बीते एक हफ्ते में करीब 2% से एक महीने में 5% से ज्यादा चढ़ा है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, US फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और दूसरा, भारत अमेरिका के बीच चल रहा व्यापारी वार्ताओं से बने सकारात्मक संकेत। क्यों बढ़े IT स्टॉक्स? अमेरिका भारतीय IT कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार है। फेड चेयर ओरोम पॉवेल की हाल की टिप्पणी में संकेत मिले हैं कि 17 सितंबर 2025 के फेड पॉलिसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कट लगभग तय मानी जा रही है और 50 BPS कट की संभावना भी 70% तक है। कम ब्याज दरें अमेरिका कंपनियों की टेक्नोलॉजी खर्च करने की क्षमता बढ़ाती हैं, जिसका सीधा फायदा भारतीय IT कंपनियों को होता है। डॉक्टर VK विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट, जियोज्योतित इन्वेस्टमेंट्स के मुताबिक रेट कट से अमेरिका अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी और कॉर्पोरेट्स IT सेवाओं पर अधिक खर्च कर पाएंगे। इससे भारतीय IT निर्यातों की उनको लाभ भी मिलने वाला है। मोहित गुलाटी, CIO ITI ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का कहना है कि सेक्टर्स की बुनियाद स्थिति मजबूत है और मर्जेस में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। हालांकि उन्होंने चेताया कि वैश्विक व्यापार तनाव अगर बढ़ा तो ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। लार्ज कैप बनाम मिड कैप IT विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी की अगुवाई पहले लार्ज कैप कंपनियां करेंगी क्योंकि संस्थागत निवेशकों इन्हीं को प्राथमिकता देते हैं। मिड कैप IT कंपनियों में भी मध्यम अवधि में अच्छा उछाल आ सकता है, लेकिन इनमें वैलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। टॉप पिक्स रहेंगे इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। इन्फोसिस सपोर्ट लेवल के पास मजबूत खरीदारी रुचि दिख रही है। 1535 के ऊपर टिके रहने पर 1557 का लक्ष्य रहा। स्टॉक लॉस 1495। टेक महिंद्रा मौजूदा स्तरों पर मजबूती बरकरार। 1520 से ऊपर रहने पर तेजी जारी रहेगी और 1575 का लक्ष्य बनता है। स्टॉप लॉस 1499 का रहेगा। इसी के साथ भाई खाता के आज के इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे और बताएंगे आपको कि बिजनेस की दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। देखते रहिए मुझे। मैं हूं आशीष दुबे। बही खाता आपके लिए लाता है मार्केट्स की ढेरों अपडेट। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।